प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द शक्ति के संबंध में अध्ययन करेंगे। ईश्वर ने जहाँ मनुष्य को बुद्धि का अनुपम उपहार दिया है, वहीं उसे भावना प्रधान प्राणी भी बनाया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग अपनी भावनाओं के स्तर पर किया है। अमृत की अभिलाषा हो, चाहे सौंदर्योपासना हो या परमात्मा से साक्षात्कार जैसी भावनाएं, इनकी पूर्ति के लिए उसने अपने भौतिक सुखों का परित्याग तक किया है। अथक परिश्रम करके उसने कितनी ही कलाओं को जन्म दिया है, किंतु अपनी भावनाओं, विचारों एवं अनुभवों को अभिव्यक्त करने का जो सर्वोत्तम माध्यम उसने खोजा है, वह है भाषा। भाषा के माध्यम से उसने ऐसे शब्द समूहों को रचा है जो उसे प्राणवान बनाते हैं। इस भौतिक शरीर के न रहने पर भी वह अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान रहता है। इन रचनाओं का वास्तविक अर्थ, चाहे वह काव्य विधा की हो या गद्य विधा की, जानने के लिए हमें शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना शब्द शक्ति को जाने हम साहित्य के मर्म को नहीं पहचान सकते। तो आइए आज हम शब्द शक्ति का परिचय प्राप्त करें। शब्द के अर्थ व्यक्त करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात किसी शब्द का जो आंतरिक अर्थ है, उसका जो अभिप्रेत है, जो शक्ति उसे व्यक्त करती है, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के तीन भेद माने गए हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। अभिधा मुख्यार्थ या वाच्यार्थ, लक्षणा लक्ष्यार्थ, लक्षण से लिया गया अर्थ, और व्यंजना व्यंग्यार्थ, विशिष्ट अर्थ। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा से तात्पर्य मुख्यार्थ से है, मुख्य अर्थ से है। किसी शब्द को पढ़ते ही या सुनते ही तत्काल जिस अर्थ का बोध होता है, उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को वाचक, और जिस शक्ति द्वारा यह अर्थ पता चलता है, उसे अभिधा कहते हैं। इस आधार पर हम अभिधा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: भाषा की जिस शक्ति से किसी शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, हाथी, ऊंट आदि, इनका नाम लेते ही हमारे सामने इनका बिंब उपस्थित हो जाता है, अर्थात हम मुख्य अर्थ जान जाते हैं, वहां कोई बाधा नहीं रहती। वाचक शब्दों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, नाक, कान आदि। यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड, जैसे मेज का में और ज, अथवा नाक का ना और क का कोई अर्थ नहीं है। इनके टुकड़ों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, इसलिए रूढ़ कहे जाते हैं। दूसरा यौगिक, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक हों, अर्थात अर्थ ग्रहण करने के लिए उन्हें टुकड़ों में विभक्त करना पड़े, वे यौगिक कहलाते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे जलद, ज और द से बना है, इसका अर्थ होता है जल देने वाला, अर्थात बादल। तीसरा योगरूढ़, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों, किंतु वे सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात इन्हें भी टुकड़ों में बांटा जाता है, किंतु अपना ये मुख्य अर्थ छोड़ देते हैं। जैसे गजानन, गज और आनंद दो शब्दों से बना है। मूल अर्थ है हाथी का मुख, किंतु यहाँ विशेष अर्थ होगा हाथी का मुख है जिसके, अर्थात गणेश जी, इसलिए यह योग रूढ़ है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। जब अभिधा द्वारा अर्थ की सिद्धि न हो और लक्षण द्वारा कोई अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़े, तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ के वाचक शब्द को लक्षक कहा जाता है और लक्ष्यार्थ से प्राप्त शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इस आधार पर आप लक्षणा को
इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब मुख्यार्थ से अर्थ सुस्पष्ट न हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़े, तब प्रयुक्त शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, लक्षणा में यदि किसी ने किसी व्यक्ति को कह दिया ये तो हाथी जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सूंड निकल आई और लगा वो पानी पीने। इसका तात्पर्य होगा कि वह व्यक्ति शरीर से मोटा है। या किसी ने किसी को कह दिया ये तो गधा है, तो इसका मतलब तो नहीं कि उस व्यक्ति के 4 पैर निकल आए और लगा खटाखट चलने। यहाँ तो मूल अर्थ यही होगा कि वो गधा अर्थात मूर्ख है। तो उदाहरण के लिए, लक्षणा में किसी मोटे व्यक्ति को हाथी, मूर्ख व्यक्ति को गधा और लंबे व्यक्ति को ऊंट कहा जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा, जहां लोक परंपरा के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर अन्यार्थ कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, वहां रूढ़ लक्षणा होती है। जैसे, गोरों ने इस देश पर बहुत दिन तक शासन किया। यहाँ परंपरागत प्रयोग के कारण गोरों का अर्थ अंग्रेजों से लिया जाएगा। यहाँ गोरों का अर्थ कोई नाम नहीं बल्कि अंग्रेज जात से लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ लंबे समय तक शासन किया था। तो परंपरागत प्रयोग के कारण गोरों का अर्थ यहाँ अंग्रेजों होगा। एक उदाहरण और देखें, फली सकल मन कामना लूट्यो अगणित चैन। यहाँ मन कामना कोई वृक्ष नहीं है कि उसमें फल लगे, और चैन कोई धन नहीं है कि उसे लूटा जा सके, किंतु रूढ़ि के कारण ऐसा कहा जाता है। अतः अर्थ सिद्धि के लिए यहाँ फली का अर्थ पूर्ण हुई और लूट्यो का अर्थ प्राप्त किया लेना होगा, इसलिए यहाँ रूढ़ि लक्षणा होगी। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? जहाँ रूढ़ि के बजाय किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ को छोड़कर अन्यार्थ लिया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे, उसके अरुण कपोलों पर मोती के कण उभर आए। यहाँ कपोल पर मोती के कण से तात्पर्य पसीने की बूंदें होगा, अर्थात उसके कपोलों पर पसीने की बूंदें उभर आईं। प्रयोजन के कारण ऐसा हुआ है, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। एक और उदाहरण देखें, मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ श्री राम को रत्न धन कहा गया है। रत्न धन का मुख्यार्थ होगा, मूल अर्थ होगा धन संपत्ति, किंतु यहाँ ईश्वर भक्ति के प्रयोजन से सर्वशक्तिमान या अत्यंत सुखदायी अर्थ ग्रहण करना होगा, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अर्थ की सिद्ध न होने पर जो अन्य विशिष्ट अर्थ लिया जाता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसके वाचक शब्द को व्यंजक और व्यंग्यार्थ का ज्ञान कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस आधार पर आप व्यंजना को परिभाषित कर सकते हैं, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर जिस शक्ति के सहारे इच्छित अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखें, पहला, शाम हो गई। इस वाक्य के अन्य कई अर्थ हो सकते हैं। शाम हो गई का अर्थ एक तो हुआ कि शाम हो गई, संध्या हो गई, लेकिन इसके कुछ और भी अर्थ लिए जा सकते हैं। जैसे किसी ने कहा शाम हो गई, तो जो दीपक जलाना वाला है वो अर्थ लेगा कि हमें दीपक जलाना चाहिए। जिसे शाम को टहलने जाना होता है उसके लिए अर्थ होगा कि हमें अब टहलने जाना है। जो भोजन बनाने वाला है वो अर्थ ग्रहण करेगा कि अब हमें भोजन पकाना है। जो दूर से आकर घर रुका हुआ है और उसे अपने घर जाना है वो अर्थ लेगा अपने घर वापस लौटना आदि। तो ये व्यंजना से सिद्ध हो रहे हैं, अतः यहाँ व्यंजना है। एक और उदाहरण देखें, एक व्यक्ति द्वारा यह कहे जाने पर कि तुम उल्लू हो, दूसरे व्यक्ति ने कहा अच्छा मुझे आज ज्ञात हुआ कि मेरा मुख दर्पण है। यहाँ मुख रूपी दर्पण में प्रथम व्यक्ति का चेहरा प्रतिबिंबित कराकर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को दूसरे शब्दों में उल्लू ठहराना चाहता है। यह अर्थ व्यंजना से लिया गया है, अतः यहाँ
व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, इसके दो प्रमुख भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या है? जहां व्यंजना शब्द पर निर्भर होती है वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, अर्थात शब्द का पर्यायवाची रखने पर इसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वै हलधर की वीर। यहाँ श्लेष के कारण वृषभानुजा का अर्थ एक तो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा और दूसरा वृषभधन अनुजा। वृषभ मने बैल और अनुजा मने उससे छोटी, तो गाय। तो यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ राधा और गाय, तथा हलधर का भी इसी तरह से दो अर्थ बलराम कृष्ण के बड़े भाई और बैल लिया गया है। यदि इन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो यह चमत्कार नष्ट हो जाएगा, अतः यहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, अर्थात शब्द का पर्यायवाची रखने पर इसका चमत्कार नष्ट नहीं होता है। उदाहरण देखें, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ माता की स्नेह का चित्रण है जो शब्द पर नहीं अपितु अर्थ पर निर्भर है। यदि अबला के स्थान पर नारी आदि का प्रयोग किया जाए तब भी चमत्कार नष्ट नहीं होगा, अतः यहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आपने शब्द शक्ति को समझ लिया होगा और इसे पहचान कर अपने व्याख्या खंड को और मजबूत कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।